बहुत गलत। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर होगा, ये जो हमारा लेक्चर है ये खिलजी वंश से रिलेटेड होगा। खिलजी वंश के बारे में आप जान चुके होंगे कि 1300 मतलब कह सकते हैं 1290 ईस्वी तक के 1320 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा था वो खिलजी वंश का शासन काल रहा था। खिलजी वंश का शासन काल सबसे कम समय तक का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वंश था, एक प्रकार से खिलजी वंश। और खिलजी में अभी तक जो हमने पढ़ लिया था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का शासन काल इसका रहा था। तो मुबारक शाह खिलजी की अगर जो हम बात करें, एक मिनट, 1320 ईस्वी तक 16 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा था वो मुबारक शाह खिलजी का शासन काल रहा था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया तो अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद इसने मलिक काफूर ने के 6 वर्षीय पुत्र मलिक काफूर ने उसके अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु के बाद मलिक काफूर एक शासक था जिसने जो है मतलब मलिक काफूर जो था वो 6 वर्षीय पुत्र जो था अलाउद्दीन का, शिहाबुद्दीन उमर उसका नाम था, उसको जो है सुल्तान बना दिया। लेकिन हुआ ये कि अलाउद्दीन का जो पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, इसकी जो है मतलब और उसका जो है प्रतिशासक नियुक्त हो गया। कौन? वो मलिक काफूर जो है उसका प्रतिशासक बन गया, क्योंकि वो अभी 6 वर्ष का था, इसलिए वो प्रतिशासक का कार्य मतलब शासन का कार्य देखभाल जो है संभाल नहीं सकता था, इसलिए जो ये प्रतिशासक बन गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के 35 दिन के बाद जब मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को शासक बना लिया तो ये जो है उसका अगला पुत्र, दूसरा पुत्र था उसका अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक अन्य पुत्र था मुबारक खां। इससे ये सहन नहीं हो सका कि मैं तो भी इस समय जो है इससे बड़ा हूं, मुझे जो है एक प्रकार से इसने जो है शासक नहीं नियुक्त किया और मेरे जो है एक प्रकार से छोटे भाई को 6 वर्ष का पुत्र है उसको जो है नियुक्त कर दिया। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन का जो पुत्र था मुबारक खां, इसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं प्रतिशासक एक प्रकार से प्रतिशासक बन गया। शिहाबुद्दीन उमर को जो है बंदी बना लिया और शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना दिया और उसका स्वयं एक प्रकार मतलब अब शिहाबुद्दीन उमर को जो है बंदी बना दिया गया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी भी अब इसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में स्वयं शासक बन गया, स्वयं शासक बन गया। पहले तो इसने जो है प्रतिशासक बन गया। मुबारक खां को एक प्रकार से प्रतिशासक नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र, जब इसने मलिक काफूर की हत्या कर दी तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा पुत्र था मुबारक खां, ये प्रतिशासक बन गया और प्रतिशासक बनने के बाद इससे भी उसकी कुछ निपटी नहीं और तब शिहाबुद्दीन उमर को इसने बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय में सभी कठोर कानून, जितने भी कठोर कानून थे उनको सबको रद्द कर दिया और समाप्त करने के बाद खलीफा की प्रभुसत्ता इसने स्वीकार नहीं की और खलीफा स्वयं को घोषित कर दिया। मतलब खलीफा को भी मतलब प्रभुसत्ता इसको स्वीकार नहीं की, इसने स्वीकार नहीं की, खलीफा स्वयं बन गया कि हम ही भाई सब कुछ हैं। और इसके बाद में अगर जो हम बात करें तो सुल्तान ने जो है 18,000 एक प्रकार से इसने कैदियों को रिहा कर दिया था। 18,000 जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया था और एक प्रकार से इसके समय में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, डैमेज हो गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय कठोर कानून जितने थे वो सब रद्द कर दिए। 1320 ईस्वी की अगर जो बात करें तो 1320 ईस्वी में इसने जो है एक शासक था, एक व्यक्ति था, उसको खुसरो खां, मतलब इसने जो है हसन नामक अपने एक दास था, इसका एक दास था हसन नामक, हसन जिसका नाम था, उसको इसने खुसरो खां की उपाधि दी थी और इसे अपना जो है एक प्रकार से वजीर और सेनापति बनाया था। और उसके बाद में 1320 ईस्वी में हसन नामक जो व्यक्ति था, जिसका नाम जिसने खुसरो खां की उपाधि दी थी इसको, तो खुसरो खां जो था उसने जो है इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में ये स्वयं सुल्तान की हत्या कर दी और खुसरो खां नाम के एक से सुल्तान को खुद सुल्तान बन गया। इस प्रकार से कह सकते हैं मुबारक खां की हत्या हो गई थी और ये पहला भारतीय मुसलमान था, एक प्रकार से कह सकते हैं ये पहला भारतीय मुसलमान था
जो दिल्ली सल्तनत पर जो है एक प्रकार से सुल्तान बना था, दिल्ली का जो है एक प्रकार से सुल्तान बना था। और दीपालपुर का सूबेदार जो है गाजी मलिक, दीपालपुर का एक सूबेदार था। सूबेदार उस समय बड़ी पोस्ट होती थी राज्य की, स्टेट की, जैसे आज पर राज्यपाल होता है तो ऐसी बड़ी पोस्ट होती थी। उसने दीपालपुर का जो इस प्रकार से सूबेदार था, उसने इसको जो है सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था और दिल्ली पर आक्रमण करके इसे पराजित कर दिया और बंदी बना लिया था। बंदी बना करके खुसरो खां की जो है हत्या कर दी। हसन खां एक प्रकार से हसन की जो है हत्या कर दी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर जो हम बात करें यहाँ पे, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है परामित मंगोल सैनिक जो थे वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये नौ मुस्लिम कहलाए। जो लोगों ने, जिन मंगोलों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था उनको नौ मुस्लिम बोला गया। जैसे आज की आप देखते होंगे उइगुर मुस्लिम वगैरह वगैरह आपको देखते होंगे इधर के। तो दिल्ली के जिस क्षेत्र में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता था, जिस क्षेत्र में ये बसे थे उसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सिक्कों में सिकंदर ए गाजी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो अंकित की गई है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में रामचंद्र देव को इसने जो है राय राया की उपाधि दी थी। रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी में सैन्य सुधार के अंतर्गत नगद वेतन और घोड़े दाकने की प्रथा और सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा जो है ये मतलब प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी तो था, दक्षिण विजय का श्रेय जो है वो मलिक काफूर को जाता है। मतलब दक्षिण के क्षेत्र का जो विजय किया था दिल्ली के तरफ दक्षिण का, उसका जो क्षेत्र श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है। और मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि को स्वीकार नहीं किया था। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वंश इसके बाद आया। तुगलक वंश की अगर जो बात करें तो ये 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का जो है इस वंश का शासन रहा। ये वंश एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल शासक, एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा समय तक यहाँ पे शासन किया इस वंश ने। और इस वंश की अगर जो बात करें तो इसका जो एक प्रकार से संस्थापक कह सकते हैं तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक शाह को जाता है। इसने जो है इसका स्टार्ट किया था। सर्वाधिक सल्तनत समय में जो है शासन करने वाला ये राजवंश था। सर्वाधिक समय तक इसने जो है राज्य किया था। और इस वंश का जो संस्थापक है वो गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक शाह को जाता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह का अगर जो शासन की बात करें 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक का जो इसका जो है शासक रहा था। और इसने कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया था और दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने जो डाक व्यवस्था को शीघ्र और तीव्रगामी बनाया था। सुल्तान अपने जो है समय का जो है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से जो है इसके संबंध बिगड़ गए। और निजामुद्दीन औलिया से संबंध जब बिगड़े तो सुल्तान जब दिल्ली मतलब बंगाल से विजय करके दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था तो एक पत्र लिखा और भेज दिया किसके पास, निजामुद्दीन औलिया के पास कि भाई हमारे पहुंचने से पहले जो है आप दिल्ली छोड़ दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने लिखा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली आपसे जो है वो बहुत दूर है, मैं दिल्ली को नहीं छोड़ सकता। दिल्ली के बाहर जो है अफगान नामक अगर जो हम बात करें हुनूज दिल्ली दूरस्त इसने बोला था, इसने निजामुद्दीन औलिया। अब ये हुआ था कि इसमें तो दिया नहीं है। दिल्ली के बाहर अगर जो बताएं अफगान नामक एक स्थान पर सुल्तान जो है अगवानी के लिए एक लकड़ी का मंडप तैयार किया था। मतलब सुल्तान दिल्ली के जो बाहर मतलब तब था दिल्ली के बाहर ही इसने अफगान नामक स्थान पर अफगानपुर स्थान पर इसने नामक स्थान पर सुल्तान की अगवानी के लिए एक मंडप तैयार किया था। लकड़ी का मंडप तैयार किया गया था और उस मंडप में जो है प्रकार से कह सकते हैं सुल्तान कुछ गणमान्य व्यक्तियों को आराम कर रहा था। कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ जो है ये आराम कर रहा था और तभी एक हाथी के पैर से टक्कर हो पर लग जाने के कारण मंडप जो हो गया था वो क्या हो गया था, गिर गया था और वहीं पे इसकी क्या हो गई थी और 5-6 गणमान्य व्यक्तियों सहित इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। सुल्तान और 5-6 व्यक्ति जो और भी इसके माने जाने व्यक्ति थे उनकी साथ में मृत्यु हो गई थी। ऐसा जो है तथ्यों के आधार पर मिलता है, सही भी हो सकता है और नहीं भी। मोहम्मद तुगलक 1320 ईस्वी से
अब मोहम्मद तुगलक, इसके बाद जो आया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो आया अगला शासक, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्षों तक इसने शासन किया। बहुत ही अच्छा शासक था। मोहम्मद तुगलक जो था वो दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। मतलब जिस प्रकार से दिल्ली के जितने भी सुल्तान रहे, मोहम्मद तुगलक सबसे विद्वान सुल्तान था और सुल्तान ने योगियों से अच्छे संबंध थे और जैन आचार्यों जिन्न को प्रभा सूर्य के साथ जो है इसके अच्छे संबंध थे। मतलब जो योगी थे और जो जैन आचार्य थे उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। सुल्तान जो था हिंदुओं के त्योहार में होली में भाग लेता था। बहुत इंपॉर्टेंट को कौन सा सुल्तान जो है होली में भाग लेता था, वो मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक का जो शासनकाल था मोहम्मद तुगलक का था। और होली में भी एक प्रकार से भाग लेता था। दिल्ली का पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर और सलार मसूद गाजी के दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है भैया? ये अजमेर में है। और सलार मसूद गाजी का जो दरगाह है ये कहाँ पे? बहराइच में है। ठीक है, बहराइच में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बहराइच कहाँ पे पड़ता है? ये भी आप जानते हैं, यूपी में पड़ता है। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों में अपना नाम हटा करके खलीफा मुस्त कफी बिल्लाह का नाम अंकित कराया था। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों पे अपना नाम हटा दिया था। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों पर से अपना नाम हटाया था और खलीफा मुस्त कफी बिल्लाह का जो है नाम अंकित करवाया था। राजधानी भी इसने परिवर्तित की थी। सुल्तान ने जो है दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी की राजधानी बनाने की योजना थी। मतलब सुल्तान जो था वो देवगिरी से एक प्रकार से दौलताबाद से दिल्ली मतलब देवगिरी जो है दौलताबाद इस समय बोलते हैं उसको, तो उसकी राजधानी बनाने की इसने योजना बनाई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। इसका जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ा करके राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, इसलिए इसने दिल्ली के मुसलमानों को दौलताबाद जाने का जो है आदेश दिया था कि यहां से जो है आप दौलताबाद जाइए। इसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तुगलक कालीन के अगर जो प्रतीक मुद्रा का प्रचलन की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा, दिल्ली सल्तनत में 2 मुद्राएं प्रचलित थीं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये 2 मुद्राएं जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है ये प्रचलित थी। तो ये वाले सुल्तान का जो है प्रतीक मुद्रा प्रचलित की थी और इसमें जो है इसका नाम अदली था और चांदी के टंके का मूल्य के बराबर था। मतलब सुल्तान ने मुद्रा प्रतीक रूप में कांसे को प्रचलित किया था। कांसे को क्या किया था इसने जो है, कांसा जो है इसके समय प्रचलित था। 1 मिनट, कहने का मतलब है कांसे की मुद्रा प्रचलित थी और जिसका नाम अदली था। कांसे की एक मुद्रा प्रचलित थी, वो किसका नाम अदली था और चांदे की जो टंका थी, चांदे के टंके मूल के बराबर थी। चांदी का जो टंका मूल्य है उसके जो है बराबर थी और चांदी का जो टंका है और तांबे का जो जीतल था, इसका जो है प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश ने इसको जो है प्रारंभ किया था। और अदली का प्रारंभ किसने किया था? अदली किसकी मुद्रा थी? अदली कांसे की मुद्रा थी। ये किसके शासनकाल में जो है अदली का आया था? ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है ये मतलब मुद्रा आई थी। चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी। चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी। उद्देश्य इसका यह था, 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। उद्देश्य इसका यह था कि पूरे मतलब कह सकते हैं कि 14वीं जो शताब्दी चल रही थी 1300 समथिंग बीच में, तो उसमें जो है चांदी की जो है कमी हो गई थी। तो ये कांसे की मुद्रा इसने चलाई थी जिसका नाम क्या रखा था? अदली रखा था। और हुआ यह था कि चांदी की कमी होने के कारण जिससे
वस्तुओं के मूल्य में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। अंततः सुल्तान ने अपनी आर्थिक साख को बचाए रखने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि चांदी की कमी होने के कारण मुद्रा की कमी हो गई थी और वस्तुओं के मूल्य में भी कमी हो गई थी। सुल्तान ने अपनी आर्थिक साख को बनाने के लिए मुद्रा का प्रचलन किया था और दुर्भाग्य से इसने जो है मुद्रा की विधि में गुप्त रखा था। मुद्रा निर्माण की विधि को क्या किया था और गुप्त रखा था, और नकली सिक्का जो है बनाने वालों को एक प्रकार से दंड विधान किया था। ना ही नकली सिक्का, मतलब जो नकली सिक्का बनाते थे उनको लिए कोई दंड विधान का प्रावधान नहीं किया था, यहाँ किया नहीं किया था। और परिणाम स्वरूप जो है घर घर जो है नकली सिक्का बने लगे थे। पूरा बाजार जो होता था वो नकली सिक्कों से भर गया था और इसका पूरा राष्ट्रीय व्यापार जो है वो ठप हो गया था। और सुल्तान जब यह समझ पाया योजना तो असफल हो गई थी। आदेश दिया जिन लोगों के पास प्रतीक मुद्रा है वो उन्हें जमा करने के बदले में चांदी के जो है क्या ले जाएं, सिक्के ले जाएं। इसके बाद इसने खुरासान अभियान किया था। खुरासान अभियान जो था इस समय जो है ईरान के मंगोल शासन का था, जिन्हें इलखान कहा जाता था। ईरान के जो मंगोलों का शासन था जिनको इलखान बोला जाता था, और इस समय इलखानों की जो है शक्ति का पतन हो गया था। इस समय इलखानों की जो शक्ति थी उसका पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीति का स्थिरता आ गई थी। और इसी राजनीति का स्थिरता का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान जो है अभियान की क्या की थी, योजना बनाई थी। और इसने जो है इसने सुल्तान के मिस्र के शासक सिंध अभियान किया था और 3,70,000 सेना तैयार की थी और 1 वर्ष अग्रिम जो है इसने क्या दिया था, वेतन भी दिया था। दुर्भाग्य से मिस्र के शासक ने जो संधि की थी वह क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, क्योंकि मिस्र के शासक को अपदस्थ कर दिया गया था। यह योजना क्या रही थी, असफल रही थी। दोआब कर में जो है वृद्धि। सुल्तान राज्य की आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई। इस योजना में सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में जो है लागू की गई थी। गंगा यमुना की एक प्रकार से दोआब क्षेत्र वैसे बोल सकते हैं। तो दुर्भाग्य से जब जो योजना लागू हुई तो दोआब क्षेत्र में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। वहां पे अकाल पड़ गया था। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसी समय यह योजना जो है पूर्ण लागू हुई थी। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया था। किसानों का यह पहला विद्रोह था। किसानों का पहला विद्रोह कब हुआ था, 1320 ईस्वी से बीच में जो है 1325 ईस्वी के 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी का जो शासन काल था मुबारक शाह खिलजी का था। इसी के शासन काल में जो है किसानों ने जो है विद्रोह किया था। इसका कोई काल निश्चित नहीं है। सुल्तान ने जब यह समझ पाया कि योजना असफल हो गई तो किसानों को ऋण प्रदान किया, जिससे सोनधारी के नाम से जाना जाता है। सोनधारी क्या था, मुबारक शाह खिलजी नहीं आ गया। मोहम्मद तुगलक के समय में जो है सोनधारी क्या था, सोनधारी एक प्रकार से दिया गया किसानों को ऋण था, कृषि ऋण था। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिया था। मतलब दिल्ली का ये पहला सुल्तान भी बोल सकते हैं जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को क्या दिया था, ऋण दिया था, किसानों को ऋण प्रदान किया था। और बदायूनी ने जो है उल्लेख करता है कि यह सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली है। बदायूनी ने इसका उल्लेख किया, सुल्तान को अपनी रियाया को क्या मिली है, मुक्ति मिली है। ये जो है बदायूनी ने उल्लेख किया था। इसके बारे में आप जानिएगा तो गूगल पे सर्च करिए। मोहम्मद तुगलक जो थे प्रशासनिक योजनाओं का अगर जो हम क्रम करें, दोआब में वृद्धि कर दी थी, कर में वृद्धि कर दी थी और राजनीतिक परिवर्तन की योजना में आई थी। और प्रतीक मुद्रा में योजना थी, खुरासान अभियान किया था और कराचिल अभियान इसने जो है किया था। कराचिल अभियान तो यहाँ पे दिया नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। दोआब में वृद्धि कर दी और कराचिल इसने जो है अभियान किया था और उत्पादन कृषि की योजना इसने जो है बनाई थी। इसके बाद जो अगला शासक आया
वो फिरोज शाह तुगलक था। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का ये प्रकार से शासक था। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक का 38 वर्षों तक एक प्रकार से ये शासक रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक का ना कोई पुत्र था और ना कोई अपना उत्तराधिकारी था। इसका कोई ना कोई पुत्र था और ना ही कोई उत्तराधिकारी था, और यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। हिंदू माँ का ये पुत्र था फिरोज शाह तुगलक, और इसकी माता का नाम नैला देवी था। इसकी माता का नाम नैला देवी था। इसने क्या किया था, तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उसे मालिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया था और खाने जहां की जो है इसको उपाधि प्रदान की थी। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का जो है अकबर भी बोला है। मतलब बोला आज के समय में है, उस समय नहीं बोला था। कुछ इतिहासकार जो थे वो से इसको जो है सल्तनत काल का क्या बोला है, अकबर बोला है, दिल्ली सल्तनत का। प्रशासनिक लोक व्यवस्था जो है, कल्याणकारी कार्य जो थे वो ऋणों की इसने समाप्ति कर दी थी। मोहम्मद तुगलक ने किसानों को दिए गए जो ऋण थे उसको इसने जो है समाप्त कर दिया, माफ कर दिया। ऋण पंजिकाओं को इसने नष्ट कर दिया था। राजनीतिक अपराधों में जो है दंड विधान में इसने परिवर्तन किया था। राजनीतिक अपराध में राजद्रोह, गबन दंड और विधान परिवर्तन के कठोर दंड की जगह सामान्य दंड की देने की व्यवस्था की थी। सरकारी सेवाओं को जो इसने वंशानुगत बना दिया था। फिरोज तुगलक के आदेश पर सरकारी सेवक वृद्ध होने की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अथवा दामाद दास सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया है। बुद्धिजीवियों को राहत दी थी। जो इसने जो है धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों से जो जुड़े थे मुस्लिम व्यक्तियों को कर मुक्ति, भूमि अनुदान दिया था। और उलेमाओं जो धार्मिक वर्ग थे, उलेमाओं के बोले तो धार्मिक वर्ग, इसने दिल्ली को जो है आदर्श सुल्तान घोषित किया था। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था, नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था इसने स्टार्ट की थी। राजस्व व्यवस्था में इसने सुधार किए थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य हासिल तैयार किया था, और इसने जो है ख्वाजा हसामुद्दीन को नियुक्त किया था और 6 वर्ष कार्य पर राज्य हासिल तैयार किया था। इसके अनुसार जो है वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टंका थी, जो वार्षिक आय मतलब राष्ट्रीय आय थी। फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे करों को समाप्त कर दिया था जिन्हें शरीयत ने मान्यता नहीं दी थी, और उसने जो है दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर किसने लगाया था? दिल्ली के ब्राह्मणों पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। मुद्रा में इसने सुधार किए थे। 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तांबे का टंका, चांदी का जीतल किसने तैयार किया, किसने जो है प्रकार से दिया था? किसने जो है प्रकार से दिया था? 1 मिनट। जो चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था, ये एक प्रकार से किसने जो है एक प्रकार से शुरू किया था? इल्तुतमिश ने जो है इसको शुरू किया था। अदली मुद्रा जो थी वो कांसे की मुद्रा थी, उसको किसने शुरू किया था? अदली मुद्रा को जो है एक प्रकार से वो कह सकते हैं मोहम्मद तुगलक ने एक प्रकार से जो है इसको मोहम्मद तुगलक नहीं, ये तो गलती हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने जो है वो मतलब एक प्रकार से अदली शुरू किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। पहली मुद्रा इसने ससगनी चली थी, चांदी की मुद्रा थी। टंका का मूल्य का 1/6 थी। आधा जो मुद्रा इसने चालू की थी तांबे की मुद्रा थी, जीतल के मूल्य का जो है 1/2 थी। ये फिरोज शाह तुगलक जो है, और इसने जो है विक मुद्रा एक तांबे की मुद्रा की, जीतल की तांबे की मुद्रा थी। यह किसकी मुद्रा थी? तांबे की मुद्रा थी, और जीतल के मूल्य का 1/4 थी। जीतल के मूल्य का 1/4 की। नहरों का भी इसने निर्माण करवाया था।
सुल्तान ने नहरों का निर्माण, यह नहरें जो है दिल्ली हरियाणा में केंद्रित थी, जो किसानों की नहरों की सिंचाई एवं हर वे सर्व सिंचाई के लिया गया उपज का 1/10 होता था। दासों से ये प्रेम करता था, ये दास प्रेमी था एक प्रकार से, और इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। सिफा खाना व्यवस्था, इसने निःशुल्क चिकित्सालयों की जो है व्यवस्था कराई थी। सुल्तान ने अनेकों चिकित्सालयों की स्थापना की थी, जिसे सिफा खाना जो है बोलते हैं उर्दू में। और रोजगार के दफ्तर में एक प्रकार से इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की थी। निकाह दफ्तर की स्थापना की। निकाह दफ्तर में मुसलमानों की कन्याओं को जो है एक प्रकार से आवश्यकता अनुसार 50, 30 और 25 टन का जो है धन दिया जाता था विवाह के लिए। कारखानों का जो है इसने निर्माण करवाया था। 2 प्रकार के खाने थे। रातिबी कारखाना मनुष्यों एवं पशुओं के लिए भोजन तैयार करता था, रातिबी कारखाना। और जो गैर रातिबी कारखाना था, इसमें जो है सुल्तान के परिवार एवं उसके अमीरों की आवश्यकता के अनुसार जो है वस्तुएं तैयार की जाती थी, खाने की एक प्रकार से कोई भी वस्तु तैयार की। उद्यानों से ये प्रेम करता था, मतलब वाटिकाओं से प्रेम करता था, और इसने बहुत प्यार कर केवल आसपास 1200 बाग इसने लगवाए थे दिल्ली के आसपास। और फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद शाह, 2 इसके पुत्र थे। फतेह खां की मृत्यु के बाद तुगलक शाह जो है, फतेह खां की जो मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक का जीवन काल में ही हो गई थी। तुगलक मतलब फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी फतेह खां के, और मोहम्मद शाह फिरोजी दासों से जो है राजधानी एक प्रकार से भगा दिया था, और फतेह खां को पुत्र और द्वितीय उत्तराधिकारी बना दिया था। 1388 ईस्वी से 89 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया था। 1389 ईस्वी में इसका छोटा भाई जो था एक प्रकार से अबू बकर शाह दिल्ली का जो है वो क्या बना था, सुल्तान बना था। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह 1320 ईस्वी 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और इसके शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1398 ईस्वी का जो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करना था ये थी। तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण में मुख्य सेनापति को धन जो है एक प्रकार से प्राप्त करना था। इसके बाद हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।